क्या आपकी क्वेरी से करके वो आप नोट करके रखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका थर्मोडायनेमिक। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड्स के थर्मस इट मींस हीट और डायनेमिक्स इट मींस मोशन। इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी में जो परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, उसके बारे में पढ़ने के लिए जो पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है उसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक पर्टिकुलर केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में दोनों में पढ़ा जाता है। फिजिक्स में जब इसे पढ़ते हैं तो नॉर्मल थर्मोडायनेमिक की फॉर्म में पढ़ा जाता है, लेकिन जब इसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तब इसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। बेसिकली ये एक प्रकार का फिजिको केमिकल टॉपिक कहा जा सकता है, जिसमें फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स कंडक्टेड हैं। इसके अंतर्गत हम हीट एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में, एनर्जीज के बारे में और सिस्टम की जो स्टेट्स है, उसकी अवस्था है, उसमें होने वाले जो चेंजेस हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें याद रखना ये कि इसके परिवर्तन में, इसके एनर्जी परिवर्तन में सिस्टम के, इसके टाइम का जो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। याद रखना, इसमें हम टाइम को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं देखेंगे। इसमें टाइम T1 T2 के आधार पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है ऊर्जा परिवर्तन में किसी प्रकार के समय का कोई संबंध नहीं देखा जाता है ये थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, एक और आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली जब भी किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में पढ़ा जाता है तो उसकी दो कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरीज कहलाता है आपका माइक्रो और दूसरा होता है आपका मैक्रो। माइक्रो इसका मतलब सूक्ष्म है। इसका मतलब ये है कि एटम और उससे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। उसके लिए साइंस में जो जो पोर्शन होते हैं, जैसे क्वांटम है और उससे रिलेटेड और बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, वो पढ़ा जाता है। और मैक्रो इसका मतलब बड़े कंपाउंड के रूप में, जिसे स्थूल स्थूल कहा जाता है, बड़े यौगिकों के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे मैटर के बारे में, ठोस, द्रव, गैस, इन सभी चीजों के बारे में जो पढ़ा जाता है वो कहलाता है आपका, जो जिसकी कैटेगरी में आते हैं उसमें थर्मोडायनेमिक एक पर्टिकुलर एरिया है। थर्मोडायनेमिक में हम पर्टिकुलर किसी छोटे एटम, परमाणु के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि उसमें हीट एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, इलेक्ट्रॉन की हीट एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसमें बड़े मैटर के बारे में, यौगिकों के बारे में और उनसे बड़े पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, इसको हम छोटे मैटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये माइक्रो एनालिसिस नहीं कहलाता। हम मैक्रो कंपाउंड, इसका मतलब बड़े यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। ये थर्मोडायनेमिक में बड़े यौगिकों में होने वाले हीट एनर्जी में चेंजेस, उनके एनर्जी में, उनके साथ वर्क और उसके एनर्जी और हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा। क्लियर है? सबसे पहले आता है आपका इसमें यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जिसे सिस्टम कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि टोटल यूनिवर्स में से वो हिस्सा जो हमने अपने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, टोटल यूनिवर्स, जैसे आप मान लीजिए ये पूरा हिस्सा जिसे आप यूनिवर्स कह सकते हैं, ये पूरा हिस्सा आप जिसे यूनिवर्स कह सकते हैं, उसमें का ये केवल हिस्सा जिसको हमने थर्मोडायनेमिकली चेंजेस के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, केवल वही हिस्सा क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाता है। सिस्टम हमेशा यूनिवर्स और सराउंडिंग के बीच में एक लाइन रहता है जिसे बाउंड्री कहा जाता है, उसके द्वारा ये अलग अलग रहता है, जैसे आपको दिख रहा होगा। अगला पॉइंट कहलाएगा इसमें परिवेश है, जिसको आप लोग सराउंडिंग कहते हैं। ऐसा हिस्सा जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो यूनिवर्स का बाकी हिस्सा जो कहलाएगा सराउंडिंग कहलाता है, इसे परिवेश भी कहते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि सिस्टम में कोई एनर्जी चेंजेस हो रहा है, तो वो जस्ट रेस्पेक्ट किसके अगेंस्ट चेंज होगा? सराउंडिंग के अगेंस्ट चेंज होता है। जैसे मान लीजिए सिस्टम से कोई हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसे कौन एब्जॉर्व करेगा? सराउंडिंग एब्जॉर्व करेगा। और अगर सिस्टम में कोई एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, तो कहां से करेगा? सराउंडिंग से करेगा। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हमने थर्मोडायनेमिकली परिवर्तन के लिए नहीं चुना है, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो कहलाता है आपका सराउंडिंग। याद रखना इसको। अगला आता है बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए जो इंटरफेस यूज किया गया है, जो आपको दिख रहा होगा, देखो, ये इंटरफेस क्या कहलाएगा? आपका बाउंड्री कहलाता है। ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपका टोटल यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसे थर्मोडायनेमिकली चेंजेस के लिए सेलेक्ट किया गया है, वो सिस्टम कहलाएगा। जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यूनिवर्स का वो जो भाग होता है, वो कहलाएगा आपका सराउंडिंग।
और तीसरा सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए जो इंटरफेस यूज किया जाता है वो कहलाता है बाउंड्री, जो ना तो सिस्टम का हिस्सा होता है और ना ही सराउंडिंग का हिस्सा होता है। देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। आप बेसिकली जानते हैं हमारे पास तीन प्रकार के सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। पहला सिस्टम कहलाता है आपका, सॉरी एक बार और बता देता हूं मैं, कि सिस्टम में दोनों, सॉरी यूनिवर्स में दोनों या थर्मोडायनेमिकली जो चेंजेस होते हैं इसमें दो, जो सिस्टम और आपको सराउंडिंग मिलेंगे, इन दोनों के बीच में हीट एनर्जी का और मैटर का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, लेना और देना होता है, मतलब कोई देता भी है और लेता भी है। तो ऐसे कंडीशन में हमें सिस्टम के तीन टाइप्स होते हैं, जो निकाय होते हैं उसके तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला कहलाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें सराउंडिंग के साथ वो हीट एनर्जी का और मैटर का एक्सचेंज, आदान प्रदान नहीं करते, न ही वो देते हैं और न ही, सॉरी, देना और लेना दोनों होता है। इसका मतलब ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर को भी एक्सचेंज करता है और हीट एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर जार में, ओपन जार में रखा हुआ कोई भी गर्म पदार्थ, जिसे आप अगर ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें से कंपाउंड जो है या मैटर जो है वो बाहर जाता है और साथ में उसकी हीट एनर्जी भी कहाँ जाती है, सराउंडिंग में जाती है। तो ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, क्लोज ओपन सिस्टम कहलाएगा। ओपन सिस्टम, सॉरी, ओपन सिस्टम कहलाएगा। ओपन सिस्टम कहलाएगा जो अपने इन्वायरमेंट के साथ हीट एनर्जी का और मैटर का दोनों को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। दूसरा कहलाता है आपका क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज तो करता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं करता। इसका मतलब ये टोटली बाहर से क्लोज रहता है। जैसे कोई स्टील के जार में कोई गर्म आप मैटर रख देते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वहां का हीट एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग में ट्रांसफर होता है। लेकिन क्योंकि वो बंद है, पैक है पूरी तरह से, इसलिए वहां से कोई भी मैटर जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होता। ये कहलाएगा आपका क्लोज सिस्टम। और तीसरा कहलाता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जो उसकी जो दीवारें होती हैं, जो आइसोलेटेड सिस्टम की, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, कुचालक की तरह बिहेव करती है। इसलिए उसमें से न हीट एनर्जी बाहर जा पाती है और न ही मैटर बाहर जा पाता है। इसका मतलब वो सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज नहीं करता, वो कहलाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। जो आपका थर्मस आता है, जो आजकल जो यूज किया जाता है, मिल्टन वगैरह का आप जो यूज करते हैं, अगर आप उसे टोटली क्लोज कर देंगे तो आपको तीसरा सिस्टम पता चल जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। हम जो आगे थर्मोडायनेमिकली स्टडी करेंगे वो ये तीनों प्रकार के सिस्टम यूज होंगे। हम ये देखेंगे कि वो जो हम यूज कर रहे हैं वो सिस्टम ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है। हाँ, एक और बात, इन सिस्टमों में जो भी एनर्जी चेंज होते हैं उसका जस्ट अपोजिट जो चेंजेस होता है वो सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये, ओपन सिस्टम से एनर्जी अगर कहीं रिलीज हो रही है तो सराउंडिंग की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम वैसे ही आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ओपन सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच, ओपन सिस्टम में ही एनर्जी का और मैटर का दोनों का आसानी से आदान प्रदान होता है। इन दोनों के कारण ही ज्यादातर मोस्टली थर्मोडायनेमिकली चेंजेस देखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। बस आगे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इसे आप अलग नाम से भी जानते हैं। इसे विशिष्ट गुण धर्म कहा जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मात्रात्मक गुण धर्म भी कहा जाता है। ऐसा प्रॉपर्टीज जो उसके पर्टिकुलर कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वो कहलाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसे आप हिंदी में गहन परिवर्ती भी कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी, निकाय का ऐसा प्रॉपर्टी जो उसमें पाए जाने वाले मैटर के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे डिपेंड करता है इसका मतलब उसके स्टेट पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि वो 1 kg है कि 2 kg है, इस पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे प्रॉपर्टीज को उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम दो तीन चीजें जैसे देखते हैं। एक आता है मोलर वॉल्यूम, उसके बाद आता है डेंसिटी। आप ये जानते होंगे कि डेंसिटी में ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 kg है कि 2 kg है कि 3 kg है,
हमें जानते हैं कि अगर वो सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम टाइम अधिक होगी, उसके तुलना में लिक्विड की डेंसिटी कम मिलेगी आपको, और गैस की डेंसिटी कम मिलेगी। एक दो एक्सेप्शन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा ही सेम प्रॉपर्टी आपको सरफेस टेंशन में भी देखने को मिलेगा। ये भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका सरफेस टेंशन कम होगा या ज्यादा होगा। सेम वैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता कि 1 kg होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, और 1 kg होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा या कम होगा। ये डिपेंड करता है कि पाया जाने वाला जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे आप बताएंगे कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा। ये प्रॉपर्टीज कहलाते हैं सभी के सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसे आप गहन परिवर्ती या विशिष्ट गुणधर्म भी कह सकते हैं। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो पर्टिकुलर निकाय में, उस सिस्टम में पाए जाने वाले कंपाउंड के अमाउंट पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। उसमें कितना अमाउंट है इस पर डिपेंड करता है, वो कहलाएगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत हम तीन चार चीजें जैसे पढ़ते हैं। वॉल्यूम आप जानते होंगे, जैसे लिक्विड के लिए आप जानते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये देखा जाता है कि उसमें वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। इस पे अमाउंट नहीं डिपेंड नहीं करता। जैसे आपको पता होगा कि कुछ कंपाउंड को केजी में आप मान लो लेते हैं, द्रव्यमान के अंतर्गत लेते हैं, जैसे दिया है मैंने ये मास के आधार पर देखते हैं, तो मास के आधार पर केवल ये देखते हैं कि उसका अमाउंट कितना है, ना कि आप ये देखते हैं कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। सेम वैसे ही और जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो भी केवल अमाउंट पे डिपेंड करता है, 1 मोल है कि 2 मोल है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट एनर्जी और कैपेसिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, जिसपे हम केवल उसके मैटर पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज पर ही चर्चा करते हैं, अमाउंट पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी पर ही चर्चा करते हैं, ना कि उस पे नेचर पे डिपेंडेंट। ये एक दो कहलाएंगे आपका इंटेंसिव एक्सटेंसिव। ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर शायद आया था। दोनों पे डिफरेंशिएशन पूछा गया था कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को उसके एग्जाम्पल के बेस पे डिफरेंशिएट कीजिए। ये आप अच्छे से देख लेंगे, ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका आगे आपको बहुत सारा काम आएगा। बेसिकली जितने प्रकार के चेंजेस आते हैं थर्मोडायनेमिक में, उसे प्रक्रम कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता है, जो कि सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में होने वाले चेंजेस पर डिपेंडेंट करता है। आप ये देखेंगे कि पर्टिकुलर अभी इस टाइम पर इनिशियल स्टेट में सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर या जो भी जो उसके ऑपरेशन यूज किए जाते हैं, जो भी वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं वो कितना है, और कुछ समय के बाद उसके फाइनल जो स्टेट आते हैं उसका अमाउंट क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो आप ये देखेंगे कि दोनों के जो पर्टिकुलर उस वेरिएबल्स में जो चेंजेस आते हैं सिस्टम का, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, उस टेम्परेचर को चेंजेस को देखने के लिए हम पर्टिकुलर किसी न किसी प्रोसेस से होके गुजरते हैं। उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में कोई पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स होता है वो या तो चेंज हो रहा होता है या तो कांस्टेंट होता है। ऐसे चीजों को प्रोसेस के अंतर्गत काउंट किया जाता है। हम टोटली 6 टाइप के प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहलाता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसे आप लोग समतापी प्रक्रम भी कहते हैं। इस ड्यूरेशन में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में सभी वेरिएबल चेंज होंगे, किसको छोड़कर, टेम्परेचर को छोड़कर। इसका मतलब dt या डेल t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये आप ऐसा मैं कह सकते हैं कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0। ये कहलाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। इसे केवल याद रखना, हम केवल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में केवल आपको ये देखना होता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों में टेम्परेचर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, हीट एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा कहलाता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसे आप रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम में उसके हीट एनर्जी में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। आप इसे मान सकते हैं कि ज्यादातर ये सबसे जो तीसरा वाला जो आपको मैंने बताया था आइसोलेटेड सिस्टम में देखने को मिलेगा कि सिस्टम के हीट एनर्जी चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के साथ कोई हीट एनर्जी में एक्सचेंज नहीं कर रहा होता है। तो उसका हीट एनर्जी मोस्टली इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के ड्यूरेशन में वो चेंज नहीं हो रहा होता है। तो Q की वैल्यू बदल नहीं होती हो तो कहलाएगा आपका dq इज इक्वल टू 0।
ये कहलाएगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। तीसरा एक एग्जांपल कहलाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके अंतर्गत आपका प्रेशर चेंज नहीं होगा, बाकी टेम्परेचर और हीट एनर्जी चेंज हो सकते हैं। चौथा कहलाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, dV इज इक्वल टू आपको 0 देखने को मिलेंगे। इसमें उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हो सकता है उसके अगेंस्ट दूसरे जो वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, हीट एनर्जी और प्रेशर चेंज हो सकता है। पांचवा कहलाएगा आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में कोई पर्टिकुलर कोई रिएक्शन एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करता है, जिसमें ज्यादातर दो चीजें जो होती है वो जीरो मिलती है। एक तो आपको एंथैल्पी मिलेगा जीरो, और दूसरा आपको वॉल्यूम। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। और छठवां प्रोसेस है जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आगे आता भी है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। जो प्रोसेस केवल दोनों डायमेंशन में चलता है, दोनों दिशाओं में चलता है, वो कहलाएगा आपका रिवर्सिबल कहलाएगा। और जो केवल वन डायमेंशन चलता है, एक बार कोई पर्टिकुलर सिस्टम अपने मोमेंटम को चेंज कर देगा तो रिवर्स अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकता, वो कहलाएगा आपका इरिवर्सिबल। और कोई सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट को चेंज करके कोई दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाए और पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस वो इनिशियल स्टेट में आ जाए, वो कहलाएगा आपका रिवर्सिबल सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणी प्रक्रम और अनुत्क्रमणी प्रक्रम, बहुत सारा आपने देखा होगा, ऐसे प्रोसेस मिलेंगे केमिस्ट्री में। ये देखने को मिल सकते हैं आपको बहुत सारे अभिक्रियाएं जिसमें उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम देखे जाते हैं। ये कहलाएगा आपका थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। ये आगे और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये था आपका थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 का बेसिक कंसेप्ट। और इससे रिलेटेड और तो एनी क्वेश्चंस? सभी बच्चे अपना अटेंडेंस जो रहता है ना स्क्रीनशॉट करके रखेंगे। जैसे आज आप अपना देख लें लिस्ट में कौन सी जगह पे है, तो आज का स्क्रीनशॉट रखें। और इससे रिलेटेड मैटर आपको अगर चाहिए रहेगा तो ग्रुप में डल जाएगा। ठीक है, मोस्टली मेरी क्लासेस 2 दिन होगी आपकी फिजिकल की, फ्राइडे और सैटरडे 10:40 को। आज थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। कल हम 10:40 को और वापस मिलते हैं और दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, आज के क्लास यहीं पे रिज्यूम करें। ओके।